Hello, my dear 12th. I'm back again with another session from your syllabus. And today we shall do what? Today we shall do the first chapter of our syllabus, the last lesson. Ironically, पहला चैप्टर है लेकिन लास्ट लेसन नाम है. अरे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं. मैं अभी आप लोगों को वो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं बेटा जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार इसके आने के चांसेस कुछ ज्यादा हैं. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस do what? Let us start our chapter, the last lesson, right? तो चलिए, ये last lesson क्या है और ये पहला चैप्टर ही क्यों है, चलिए इसकी एक कहानी है मैं बताता हूं. तो ये लास्ट लेसन जो है वो लिखा है किसने? ये लास्ट लेसन लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने. ठीक है, अब ये अल्फोंसे डॉडेट क्यों है और लास्ट लेसन क्यों है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं. लास्ट लेसन यानी कि वी हैव टू फेच द मीनिंग फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ. लास्ट लेसन का मतलब होता है आखिरी अध्याय. आप इसको लेसन को आपको कभी बताया नहीं गया होगा, आप इस लेसन को हमेशा क्या समझते हो? लास्ट चैप्टर. अरे चैप्टर थोड़ी है मेरे भाई, चैप्टर नहीं है, कुछ और है. लेसन का मतलब एक और चीज होती है अध्याय के सिवा. लेसन का मतलब होता है सीख. समझ में आया मेरे लाल? तो ये क्या है? आखिरी सीख. तो यहां पर जो हमारे राइटर हैं अल्फोंसे डॉडेट, उन्होंने दो कैरेक्टर लिए हैं, एम हैमिल और फ्रांस, जिसके थ्रू वो उन दोनों को तो सीख देना ही चाहते हैं, साथ साथ वो हम सबको सीख देना चाहते हैं. अब वो सीख किस चीज की देना चाहते हैं? वो सीख देना चाहते हैं जो हमारी थीम है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन. अब ये एक नया वर्ड होगा. क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है डिलेइंग ऑफ थिंग्स. आप और हम सब में एक बहुत अच्छी खूबी है कि हम सब क्या करते हैं, हम सब चीजों को डिले बहुत अच्छे से करते हैं. हम सब लोगों के कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेज होते हैं. आज नहीं करेंगे, कल पढ़ लेंगे. अरे आज मैं बहुत थक रहा हूं, मैं कल कर लूंगा. अरे कल करते करते टाइम निकल जाता है. वो कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. तो आप लोगों को भी समझा रहा हूं कि प्लीज डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट. आज ही सारी चीज निकाल लीजिए और आज से ही एक अच्छी पढ़ाई शुरू कीजिए बेटा, क्योंकि टाइम नहीं बचा है. तो सबसे पहले तो थीम समझ के आते हैं कि भाई लास्ट लेसन से हमें समझ में आता है कि वी शुड नॉट डू प्रोक्रेस्टिनेशन, वी शुड नॉट डिले आवर टास्क, वी हैव टू डू इट देन एंड देयर ओनली. एंड अनदर थीम दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इज व्हाट? Impact of war on education. यानी कि आप और हम लोग अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए लड़ाइयां तो बहुत लड़ते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनके इम्पैक्ट्स क्या होंगे और स्पेशली उनका इम्पैक्ट एजुकेशन पर क्या होगा. राइट, एज वी नो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कोई चीज है तो वो एजुकेशन ही है. और अगर वही मैं आपसे छीन लूं तो वी नो दैट कि आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा. तो इस चैप्टर के थ्रू हमें ये सीखने को मिलता है कि एक तो चीजें डिले नहीं करनी है और वॉर के इंपैक्ट जो है वो एजुकेशन पर आते हैं. अब वॉर का इंपैक्ट एजुकेशन पर आया है और इसकी वजह से क्या हुआ है? इसकी वजह से एक कंट्री है, उसके दो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी एजुकेशन उनसे छिन गई है. क्यों छिन गई है? क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेट करते थे. क्या करते थे? क्योंकि वो चीजों को डिले बहुत करते थे कि आज सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, और अब इवेंचुअली सीख ही नहीं पाएंगे. राइट, नेक्स्ट समझिए, यहां क्या है? लव फॉर मदर टंग. लव फॉर मदर टंग यानी कि अपनी मातृभाषा के लिए प्यार. मैं आपसे आपकी मातृभाषा छीन लूं, आपको कैसा लगेगा? अरे बीइंग द टीचर ऑफ इंग्लिश, मेरे को भी हिंदी सबसे ज्यादा पसंद है भाई, लेकिन मेरा सब्जेक्ट है इसीलिए मुझे पढ़ानी पड़ती है. राइट, कि अगर कोई मुझसे कहेगा दैट यू शुड नॉट स्पीक इन हिंदी, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो मेरी मदर टंग है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता. लेकिन अगर वही कोई मुझसे स्नैच कर ले, मुझसे छीन ले, तो शायद मेरी सोल छीन लेगा. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें यही सीखने को मिलता है कि क्या है कि अभी मैं पूरा समझाऊंगा, बस आप पूरे थीम समझते चलिए. और क्या है? फोर्थ है लव फॉर नेशन. ठीक है भाई, अब मैं अगर मदर टंग की बात कर रहा हूं तो मदर टंग मेरे किससे जुड़ा हुआ है? मेरे नेशन से जुड़ा हुआ है. मदर टंग मेरी एक एजुकेशन भी है. राइट, और इस एजुकेशन को अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा तो शायद नहीं पा पाऊंगा. तो
तो मैंने चारों जो थीम है वो आप लोगों के लिए लिख दी और कनेक्ट भी कर दी है। आइए चलिए समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है कि इन लोगों की मदर टंग जो है वो इन लोगों से छिन जाती है, क्यों ये लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और एंड में इनको क्या रियलाइजेशन होता है। चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अल्फोंसे डोडेट की, जो उसके राइटर है। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने ये जो लास्ट लेसन है वो कब लिखा है, इन्होंने ये लास्ट लेसन लिखा है ड्यूरिंग फ्रैंको प्रूशियन वॉर। बहुत ध्यान से समझिएगा, कब लिखा है, ड्यूरिंग द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर हुआ था। अब प्रूशिया क्या था, प्रूशिया एक अमालगमेटेड कंट्री था। अमालगमेटेड मतलब कुछ कंट्रीज उसके साथ में थी। कौन कौन सी थी, कुछ कंट्रीज थी जैसे कि जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। ये तीनों मिलकर किसके अगेंस्ट में लड़ रही थी, ये तीनों मिलकर फ्रांस, किसके अगेंस्ट में लड़ रही थी, फ्रांस के अगेंस्ट में लड़ रही थी। अल्फोंसे डोडेट कौन है, फ्रेंच नोवेलिस्ट है। तो उसका वॉर का जो इंपैक्ट पड़ा उसके बारे में उन्होंने एक पूरी क्या लिख दी, एक पूरी स्टोरी लिख दी। राइट, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे समझते हैं कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, आल्सेस एंड लॉरेन। बहुत ध्यान रखिएगा, आल्सेस एंड लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं वो प्रूशिया के हाथ में चले जाते हैं। अब जब वो प्रूशिया के हाथ में चले जाते हैं तो प्रूशिया सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अपने अप्लाई करेगी। तो अब वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करती है इन टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, आल्सेस एंड लॉरेन, वो देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मेन कैरेक्टर की बात करता हूं। तो यहां पर मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं, मेन कैरेक्टर है एम हैमिल। इनके बारे में समझ लीजिए कौन है, स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड टीचर ऑफ वेयर, स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड टीचर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के एक टीचर है, कंट्री है वहां एक ये टीचर है जिनका नाम है एम, बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, और क्या है, बहुत बड़े पैट्रियट भी हैं। पैट्रियट समझते हो, देशभक्त है। साथ में इनका स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रांस। ध्यान रखिएगा, वो फ्रांस से कनेक्ट मत कर दीजिएगा। इनका स्टूडेंट है फ्रांस, बड़ा इनोसेंट है, समझ में चीजें नहीं आती हैं इसके। ठीक है, बड़ा इनोसेंट सा सेंसिटिव सा बच्चा है। ठीक है, और एम हैमिल को क्रैंकी समझता है। क्रैंकी मतलब सनकी समझता है, यार ये ज्यादा डिसिप्लिन दिखाते हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट दिखाते हैं। लेकिन एंड में कुछ इसको समझ में आएगा, इनोसेंट है ना। अभी तो समझ में नहीं आ रहा था जब टीचर कह रहे थे, एंड में क्या समझ में आता है देखते हैं। ठीक है, तो ये जो सीख है वो इस फ्रांस को ही मिली है। ठीक है, और फ्रांस जो है वो इस स्टोरी का क्या है, फ्रांस जो है वो इस स्टोरी का नरेटर भी है। नरेटर पता है ना कौन होते हैं, हु नरेट्स द स्टोरी। ठीक है, ये नरेटर भी है। चलिए आइए देखते हैं कि फ्रांस को क्या रियलाइजेशन होता है और उसको क्या सीख मिलती है एंड में। एक चीज ध्यान रखिएगा, पीडीएफ है आप लोगों के पास, बुक है, ये यहां पर ये कुछ लिखे हुए हैं, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एक्सट्रैक्ट में। एक एक का मतलब बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फ्रांस कहता है आई कौन है यहां पर, मैंने भी बताया आई कौन है, आई यहां पर फ्रांस है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी नहीं समझा सकता। आप मुझसे कहें कि अरे आप समरी दे दीजिए, वन शॉट दे दीजिए, आप क्या कर दीजिए, आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए एक्ट के थ्रू, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पीडीएफ पे ही सबसे ज्यादा भरोसा और मैं पीडीएफ से ही पढ़ाता हूं बेटा। ठीक है, तो एक एक लाइन समझिए, मैं आपको एक एक लाइन क्विकली समझाऊंगा, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए लेकिन लाइन वाइज। ठीक है, तो चलिए आई कौन है, आई यहां पर है फ्रांस। कहता है मैं उस दिन सुबह बहुत लेट हो गया था स्कूल जाने में। क्या हो गया था, मैं उस दिन सुबह स्कूल जाने में बड़ा लेट हो गया था। एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, इसका मतलब लिखिए, इसका मतलब है एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम फियर ऑफ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग का मतलब है डांटना, पढ़ना, डांट।
ठीक है, डांट। तो ये बहुत ज्यादा डरा हुआ था, ही वॉज इन एक्सट्रीम फियर ऑफ स्कॉल्डिंग, जस्ट बिकॉज उसके जो टीचर है एम हैमिल, उन्होंने उसको क्या दिया था, उन्होंने उसको एक होमवर्क दिया था दैट टुमारो ही वुड आस्क सम क्वेश्चन ऑन द टॉपिक पार्टिसिपल, कि कल वो क्या करेंगे, कल वो पार्टिसिपल पर कुछ क्वेश्चन पुट अप करेंगे। एंड our little France was not knowing anything about this, और हमारे लिटिल फ्रांस को इस चैप्टर के, इस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो इसीलिए वो डरा हुआ था। एंड फर्स्ट ही थॉट दैट ही शुड बंक द स्कूल, पहला उसने सोचा कि मैं स्कूल क्या कर देता हूं, पहले उसने सोचा कि मैं स्कूल बंक कर देता हूं, जस्ट बिकॉज इट वॉज द डे ऑफ What? It was a very warm and bright day, क्योंकि वो जो दिन था वो बड़ा warm और bright था। क्वेश्चन आ जाता है that why France was not willing to go to the school that day। तो first of all, as he not knowing as he was not knowing anything about the participle, and he was these things were tempting him to स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग टू द स्कूल। ये जो चीज थी ये बड़ी टेम्पटिंग थी और उसको रोक रही थी कहां जाने से, उसको रोक रही थी स्कूल जाने से। क्या क्या चीज थी, तो वो चीज थी क्या कि दिन जो था वो वार्म था, बड़ा ब्राइट था, बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो बर्ड्स थी वो पेड़ों की शाखाओं पे चहचहा रही थी। एंड द प्रूशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग बिहाइंड द सॉमिल, और प्रूशियन सोल्जर जो थे वो सॉमिल का मतलब होता है आरा मशीन, जहां पर क्या कटती हैं, लकड़ियां कटती हैं, उनके पीछे ड्रिल करते हुए घूम रहे थे। दीज ऑल थिंग्स वर सो टेम्पटिंग दैट ही जस्ट वांटेड टू स्टे आउटडोर्स दैट डे। ये सारी चीजें उसके लिए इतनी टेम्पटिंग थी कि वो उस दिन बाहर ही रहना चाहता था। राइट, तो ये क्वेश्चन पूरा यहां से लेकर यहां तक आपकी एनसीईआरटी का ही कीवर्ड उठाएंगे और इनको लर्न करके अपने आंसर में लिख देंगे। ठीक है, यही आंसर होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से लिखो बेटा। ठीक है, बट दीज थिंग्स वर सो मच टेम्पटिंग दैट ही वाज नॉट एबल टू go to school, but somehow, लेकिन क्या हुआ, as we know he is innocent, he just tried to resist himself, उसने अपने आप को resist का मतलब उसने अपने आप को कंट्रोल किया, and he hurried off to the school, और वो सीधा स्कूल चला गया कि नहीं यार मैं बंक नहीं करूंगा, मैं आज स्कूल चल रहा हूं, जो होगी देखी जाएगी। As he was hurrying to the school, वो क्या था, बहुत जल्दी में स्कूल जा रहा था, he passed the town hall, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ही पास द टाउन हॉल। ठीक है, टाउन हॉल क्या है, एक जगह है, कहां पर, आल्सेस में, आल्सेस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो दो डिस्ट्रिक्ट है ना, आल्सेस एंड लॉरेन, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है आल्सेस, वहां पर एक जगह टाउन हॉल। ये टाउन हॉल पर क्या लगी हुई थी, टाउन हॉल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, और वो भीड़ किसके सामने लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है बेटा, जहां पर न्यूज जो है वो डिस्प्ले की जाती है, जहां पर न्यूज जो है वो क्या की जाती है, जहां पर न्यूज डिस्प्ले की जाती है। तो देखा कि टाउन हॉल के पास, टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ उसके सामने कई सारे लोग खड़े हुए हैं। एंड ही सेड कि ये जो 2 साल से सारी बुरी खबरें आ रही हैं हमारे शहर में 2 साल से जो सारी बुरी खबरें आ रही हैं वो कौन कौन सी खबरें हैं, जैसे कि हम बैटल हार गए, ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ द कमीशन एंड, ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर, ये जितनी भी बुरी खबरें हैं, क्या, द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सारी बुरी खबरें पिछले 2 साल से कहां से आ रही हैं, बुलेटिन बोर्ड से आ रही हैं, और ये बुलेटिन बोर्ड कहां है, टाउन हॉल में है। ठीक है, तो ये इसको पास करता हुआ जा रहा था। एंड टुडे देयर वाज सो मेनी पीपल स्टैंडिंग बिफोर द बुलेटिन बोर्ड, आज भी कई सारे लोग बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े हुए थे। एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ that what could be the matter now, कि अब क्या हो गया, कि अब क्यों भीड़ लगी हुई है, अब जल्दी में था, ठीक है, क्योंकि स्कूल के लिए देर हो रहा था, लेकिन without stopping himself he thought to himself कि अब क्या मैटर हो गया, अब क्यों भीड़ लगी हुई है, चलिए देखते हैं। So as he was hurried, ठीक है, he saw, वो जल्दी में था तो उसने देखा क्या, he saw that blacksmith, He saw blacksmith, blacksmith मतलब लोहार, ठीक है, वो क्या नाम था उसका, वॉस्टर, राइट। He saw that blacksmith Wooster was standing with his apprentice. Apprentice का मतलब यहां पर क्या है वो समझ लीजिए, यहां पर इसका मतलब है ट्रांसलेटर। क्या है कि वो अपने ट्रांसलेटर के साथ बुलेटिन बोर्ड पर खड़ा हुआ था।
ठीक है। एंड एज आई वॉज हरिंग टू द स्कूल ही कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज दी एंड सेड डोंट गो सो फास्ट बुक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा कि अरे लड़के, बुक का मतलब क्या होता है, बॉय, अरे बॉय डोंट गो सो हरिडली, ज्यादा जल्दी में मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेनिटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास अब समय ही समय है स्कूल जाने के लिए। ये बात उसने क्यों कही, ऐसा क्यों उसने कहा, आइए वो आपको एंड में पता चलेगा। अभी मैं आपको कोई भी स्टोरी ओपन नहीं कर रहा हूं, आप बस सुनते जाइए। I thought he was making fun of me and reached am little garden all of breath. अब मुझे लगा कि शायद वो मेरा क्या कर रहा है, शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन मैं वहां नहीं रुका और मैं एम हैमिल के गार्डन में पहुंच गया। अब एम हैमिल का गार्डन नहीं है ये, एम हैमिल स्कूल में ही रहते हैं, ये स्कूल का गार्डन है, ठीक है। अब स्कूल में क्या होता है कि ये ऑलरेडी लेट है। बेसिकली स्कूल में क्या होता है, स्कूल में देखिए यूजली जब स्कूल शुरू होता है तो वहां पर क्या होती है, ग्रेट बसल। ग्रेट बसल का मतलब होता है कियोस, CHAOS। क्या होता है, वहां पर बहुत भसड़ होती है, वहां पर क्योस होता है। अब वो क्योस किस किस का चीज का होता है कि वहां पर जो आवाजें हैं वो कहाँ, स्कूल की जो आवाजें हैं वो स्ट्रीट पर सुनी जा सकती हैं। इतनी आवाजें आती हैं स्कूल जब शुरू होता है कि वो स्ट्रीट तक सुनाई देती हैं। अब वो आवाजें किस किस चीज की हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने बंद होने की, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है ऑल टुगेदर। क्या मतलब होता है बेटा, ऑल टुगेदर, के लोग एक साथ लेसन्स को रिपीट कर रहे हैं, कोरस जिसको हम बोलते हैं, कोरसली, राइट। उसके बाद क्या है, इतनी तेज आवाजें आती हैं कि हमें अपने कान पर हाथ रखकर सुनना पड़ता है कि बेसिकली टीचर कह क्या रहे हैं। इतना शोर शराबा हमेशा स्कूल में रहता है जब स्कूल स्टार्ट होता है। टीचर टेबल पर क्या मार रहे होते हैं, टीचर टेबल पर रूलर मार रहे होते हैं, बहुत शोर शराबा होता है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था, इट वॉज अनयूजुअल डे टू डे। आज का दिन जो था वो बड़ा अनयूजुअल था, बहुत स्ट्रेंज था, बिकॉज देयर वॉज प्रॉपर सेरेनिटी, देयर वॉज होल सेरेनिटी ओवर देयर इन द स्कूल। सेरेनिटी मतलब पीस, ठीक है, बिल्कुल पीसफुल हो रखा था स्कूल, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं था। एज इट वॉज द संडे मॉर्निंग, उसको लग रहा था कि क्या है, कि ये तो आज कहीं संडे तो नहीं है कि मैं स्कूल में आ गया और संडे हो। इतना शांत पड़ा हुआ था। और यूजली हमेशा वहां पर क्या रहता है, ग्रेट बसल रहती है। और फ्रांस जब भी स्कूल के लिए लेट हो जाता था तो वो क्या करता था, उस ग्रेट बसल पे ही डिपेंडेंट, काउंटेड मतलब इस ग्रेट बसल पे ही, इस प्रमोशन पे ही डिपेंडेंट रहता था और चुपचाप से अपनी डेस्क पर पहुंच जाता था। बट टुडे इट वाज सो साइलेंट, इट वाज सो पीस दैट ही हैड टू गो इन फ्रंट ऑफ द टीचर। ठीक है, अब वो इतना शांत था कि आज उसको अपने टीचर के ठीक सामने से ही जाना था। ठीक है, सो व्हेन ही रीच ओवर देयर इन द गार्डन ही सॉ दैट एम हेमिल वाज वॉकिंग इनटू द क्लास, कि वो क्लास में क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ दैट टुडे आई हैड टू गो इन फ्रंट ऑफ हिम, आज तो मुझे क्लास में इनके सामने से ही एंटर करना पड़ेगा। बट समहाउ एज ही वाज इनोसेंट एंड सेंसिटिव बॉय, ही ट्राइड टू मस्टर अप द करेज एंड वेंट डायरेक्टली इनटू द रूम। कहां चला गया, सीधा रूम में चला गया। When he reached over there, जब वो वहां पहुंचा, एम हेमिल said, Where were you little France? कहां थे छोटे बच्चे फ्रांस तुम? We were beginning without you, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। अब एम हेमिल कैसे थे, एम हेमिल बड़े क्रैंकी टाइप के थे, किसके लिए, फ्रांस के लिए। बट आज उन्होंने उससे कुछ कहा ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो ये एक सबसे स्ट्रेंज चीज थी इसके लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो अपनी सीट पर पहुंचा, he saw the first strange thing he saw, सबसे पहली स्ट्रेंज चीज जो उसने क्या देखी, सबसे पहली स्ट्रेंज चीज देखी उसने, that I see that our teacher had on his beautiful green coat and his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidery that he never wore except on inspection and prize days.
आज मैंने देखा कि मेरे जो टीचर थे MML, वो उनकी जो अटायर था, उनका जो ड्रेसिंग था वो बिल्कुल अलग था। आज वो क्या पहन के आए थे? आज वो कोट पहनकर आए थे, एम्ब्रॉयडरी, यहां पर ये लाइन मार्क करनी है आपको, वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहनकर आए थे, फ्रिल्ड शर्ट पहनकर आए थे, एक ब्लैक लिटिल सिल्क कैप पहनकर आए थे जो कि पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी उस पर। और ये जो ड्रेस है वो बेसिकली कब पहनते हैं? ये ड्रेस वो अक्सर इंस्पेक्शन या प्राइस डेज पर ही पहनते थे। तो आज क्या कोई एक्सेप्शनल दिन है? आज कोई स्पेशल दिन है जो वो इस तरीके की ड्रेस पहनकर आए हैं? तो सबसे पहले अनयूजुअल थिंग तो उसको स्कूल में जो पीस था वो लगा, उसके बाद उसको क्या लगा? अपने टीचर M.Hamel का जो ड्रेसिंग सेंस था वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा। फिर उसके बाद क्या देखा कि पूरी क्लास जो थी वो बड़ी सोलेम लग रही थी। सोलेम मतलब बड़ी शांत, बड़ी अजीब सी लग रही थी, राइट। उसके बाद द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज फॉर लिटिल फ्रांस, दैट सबसे सरप्राइजिंग थिंग लिटिल फ्रांस के लिए क्या थी कि यूजुअली जो बैक बेंचेस होती हैं क्लास की वो एम्प्टी रहती थी, लेकिन आज उन बैक बेंचेस पर कौन बैठा हुआ था? विलेजर्स बैठे हुए थे। अरे गांव के लोग इन बच्चों की क्लास में क्या कर रहे थे? ये सबसे स्ट्रेंज थिंग थी। किसके लिए? ये सबसे स्ट्रेंज थिंग थी हमारे फ्रांस के लिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्लास में, ठीक है। He saw कि वहां कौन कौन बैठा हुआ है उन बैक बेंचेस पे। He saw कि वहां बैठा हुए हैं फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ठीक है, एंड सेवरल अदर बिसाइड। कई सारे लोग जो गांव के थे वो वहां बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, इसको मार्क कीजिए, ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है एलिमेंट्री बुक दैट गिवन टू ए चाइल्ड। एलिमेंट्री बुक गिवन टू ए चाइल्ड, यानी कि सबसे पहली पढ़ी जाने वाली जो बुक बच्चे को दी जाती है उसको प्राइमर बोलते हैं। तो हॉसर जो था वो क्या था? ओल्ड प्राइमर लेकर बैठा हुआ था, ठीक है। एंड द कॉर्नर्स ऑफ द ओल्ड प्राइमर वर थम्ब्ड एट द एजेस, और जो एजेस थे मतलब कॉर्नर जो थे बुक के वो क्या हो रखे थे? वो मुड़े हुए थे, ठीक है। और वो उसको अपनी नीज पर रखकर क्या कर रहा था? वो अपनी नीज पर रखकर उनको पढ़ रहा था। सो these things were the most surprising and strange thing for who? Strange thing for little France, ठीक है। अब इन सब चीजों के बारे में फ्रांस सोच ही रहा था कि यार ये सब हो क्या रहा है, ये इतना सब अनयूजुअल सा सारी चीजें हो क्यों रही हैं। वो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि M.Hamel जो है वो अपनी चेयर पे खड़े होते हैं और कहते हैं ग्रेव और जेंटल टोन में कि माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. मार्क कीजिए इस लाइन को। खड़े होकर M.Hamel कहते हैं कि बेटा आज मैं आपको एक आखिरी लेसन दूंगा, क्योंकि बर्लिन क्या है? जर्मनी की कैपिटल है। एंड वी नो दैट कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया तीनों मिलके प्रूशिया हैं, और उन्होंने आल्सेस और लॉरेन पर क्या कर लिया है? इन्वेड कर लिया है, उस पे अपना कब्जा कर लिया है। तो कहते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि आल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब से सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी इंस्टीड ऑफ फ्रेंच। तो यहां पर ये जो वर्ड्स थे जो M.Hamel ने बोले, these words were the thunderclaps to who? These words were thunderclaps to little France. इतने ज्यादा गड़गड़ाहट वाले थे। थंडर क्लैप मतलब मोस्ट सरप्राइजिंग, मतलब वो अपना सब कुछ भूल गया जब उसको पता चला कि कल से अब उसको क्या पढ़ना है? कल से उसको अब जर्मन पढ़नी है। मतलब he had to give up his language, उसको अपनी लैंग्वेज गिव अप करनी थी। and he had to learn new language, that was what? that was German, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स थे वो थंडर क्लैप थे। किसके लिए? ये थंडर क्लैप थे लिटिल फ्रांस के लिए। ओ रिचेस, दैट वाज द व्हाट हैड पुट ऑन द टाउन हॉल। उसको समझ में आता है, हे भगवान, टाउन हॉल पर यानी कि इसीलिए भीड़ लगी हुई थी, इसीलिए वॉस्टर मुझसे कह रहा था कि बेटा अब तो तेरे पास समय ही समय है स्कूल जाने के लिए। अब उसको ये रियलाइज होता है कि माय गॉड,
मेरे हाथ से मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है, मेरी जो मदर टंग है, वो अब छिन गई। नाउ ही स्टार्टेड रिग्रेटिंग, अब वो रिग्रेट करना शुरू कर देता है। कहता है दैट व्हाई आई हैड नॉट लर्न माय लेसन, मैंने क्यों अपने लेसन लर्न नहीं किए। व्हाई आई हैड नॉट फोकस्ड ऑन माय मदर टंग, मैंने अपनी मदर टंग पे फोकस क्यों नहीं किया था। अब उसको रियलाइज होने लगता है कि ये मैंने क्या किया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली नो हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्यों नहीं सीख पाया मैं अपनी इस लैंग्वेज को, और अब शायद जिंदगी में कभी सीख भी नहीं पाऊंगा। मैं वहीं की वहीं स्ट्रक रह गया एंड स्टार्टेड पॉन्डरिंग दैट व्हाट आई डिड टू माई सेल्फ बाय डूइंग प्रोक्रेस्टिनेशन। ये प्रोक्रेस्टिनेशन करने के बाद मैंने अपने आप से ये क्या कर लिया, मैंने क्यों नहीं लर्न किया अपने लेसन, क्यों मैं बर्ड्स के एग कलेक्ट करने चला गया, क्यों मैं झूला झूलने के लिए चला गया। ये जो बुक्स थी जो मुझे अभी तक न्यूसेंस लगती थी, बेकार लगती थी कुछ समय पहले तक, अब ये मुझे क्या लगने लगी, अब ये मुझे मेरी हिस्ट्री लगने लगी, ये मेरे हिस्ट्री के फ्रेंड्स हो गए, क्योंकि अब रियलिटी तो चली गई ना। अब ये जो प्रेजेंट है, ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है, अब ये हिस्ट्री हो गई, क्योंकि प्रेजेंटली तो कौन काम करेगा, प्रेजेंटली तो अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो कहता है ये मेरे लिए हिस्ट्री हो गई, मेरे पुराने दोस्त हो गए जिनको मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब ये मेरे पास से सब चले गए। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया बर्ड्स के एग कलेक्ट करने में, झूला झूलने में, बुक को बेवकूफ समझने में, कह रहे बकवास है कौन पढ़ेगा इन्हें। लेकिन आप देखो कि उसका एज ए रिजल्ट क्या हुआ, दैट ही हैड टू गिव अप हिज ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज को गिव अप करना पड़ गया। ठीक है, चलिए आगे कहता है एम हेमिल, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग, एम हेमिल जो टीचर मुझे अभी तक क्या लगते थे, क्रैंकी लगते थे, बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे, ये कल से हमें नहीं पढ़ाएंगे, ये जो आइडिया था इससे मैं बहुत अनॉयड हो गया था, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट था, मैं बहुत सैड फील कर रहा था कि ऐसा क्यों हो गया। अब मुझे समझ में आया कि ये बेचारे इंसान एम हेमिल के लिए ही आए हैं, उसको फेयरवेल बिड करने के लिए ये सारे विलेजर्स आज यहां पर आए हैं, और इसीलिए एम हेमिल ने संडे फाइन क्लोथ पहने हैं, इसीलिए अच्छे कपड़े पहनकर वो आज आए हैं। ठीक है, अब उसको सारी चीजें क्लियर हो गई थी, समझ में आ गया। चलिए, एंड दिस इज द वे दैट आवर मास्टर वाज शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। ठीक है, जो अब उसकी नहीं रही, क्योंकि ऑर्डर आया है ना कि कल से स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, कल से स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, so while he was thinking this all, he heard his name, ये सब उन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि एम हेमिल ने किसका नेम कॉल कर दिया, एम हेमिल ने फ्रांस का नेम कॉल कर दिया टू रिसाइड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, के बेटा तुम पार्टिसिपल के रूल को रिसाइड करो। बट वी नो दैट कि वो तो प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में रूल्स लर्न ही नहीं करके आया, बट टुडे ही वांटेड टू स्पीक आउट सो थॉरोली, सो प्रॉपरली, कि उसको लग रहा था कि आज तो मैं कुछ बोल दूंगा अपनी नेटिव लैंग्वेज के बारे में। लेकिन एज वी नो कि उसने कुछ भी लर्न नहीं किया था, उसको कुछ भी नहीं आता था, तो वो पहले ही वर्ड पर क्या हो गया, वो पहले ही वर्ड पर मिक्स अप हो गया। ठीक है, और वहीं की वहीं खड़ा रह गया अपनी डेस्क पे। हिज हार्ट वाज थ्रोबिंग, उसका दिल धड़क रहा था, एंड ही वाज नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट, और वो एम हेमिल की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। एंड आफ्टर दिस एम हेमिल सेड व्हाट, एम हेमिल ने कितनी अच्छी बात कही, देखिए कि बेटा मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें खुद अंदर से बुरा लग रहा है। हम सब लोगों के अंदर एक खास बात है कि हम हमेशा चीजों को टालते हैं और कहते हैं वी हैव प्लेनिटी ऑफ टाइम, विल डू इट लेटर, हम बाद में कर लेंगे। लेकिन ये कल करते करते क्या हो गया, आज चला गया। ठीक है, ये कल करते करते क्या हो गया, ये प्रोक्रेस्टिनेशन करते करते सब कुछ चला गया। एंड सी नाउ वेयर वी हैव कम, आप देखो हम क्या आ गए। कहते हैं
आल्सेस के साथ, आल्सेस का मतलब उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, आल्सेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि शी पुट्स एवरीथिंग टुमारो, ठीक है, कि हमेशा वो अपनी सारी चीजों को क्या रखती है, हमेशा वो अपनी सारी चीजों को कल पर छोड़ देते हैं। और ये कल पर छोड़ने की वजह से देखो आज क्या हो गया, वी पीपल हैव गिव द राइट टू से। अब ये कहते हैं यहां पर कि हमने क्या दे दिया, हमने राइट दे दिया, हमने अधिकार दे दिया उन लोगों को, किन लोगों को, हमने अधिकार दे दिया उन लोगों को क्या बोलने का, दैट हाउ यू प्रिटेंड दैट यू आर अ फ्रेंच मैन। वो लोग कौन, जो प्रूशियंस बाहर घूम रहे हैं, उन लोगों को अधिकार दे दिया ये कहने का कि तुम कैसे कहते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, जबकि तुम अपनी खुद की लैंग्वेज को जानते ही नहीं हो। सो लैंग्वेज हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट value in our life. If you want to tell about your country, if you want to tell about yourself, that you must have a hold on your what, you must have a hold on your own language, ठीक है। अब वो तो इनके पास था ही नहीं, और बेसिकली क्या हो गया, अंडर डोमिनेशन आ गए किसके, दूसरी कंट्री के। तो कैसे प्रेटेंड करेंगे कि हम फ्रेंच हैं, हम जर्मन नहीं सीखेंगे, कर ही नहीं सकते, ठीक है। कहते हैं अब इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सबकी गलती है, सबको ब्लेम कर रहे हैं वो। कहते हैं वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, हम सबके अंदर एक चीज है कि हम सबके अंदर अपनी अप्रोचेस हैं, हम सबके अंदर अपने एक्सक्यूजेस हैं कि हम क्यों नहीं लर्न करना चाह रहे, हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हम सबके पास ये था कि क्या क्या था, देखो एक्सक्यूजेस बताते हैं कि लोगों के पास क्या क्या एक्सक्यूजेस थे। कहते हैं फ्रांस, तुम्हारे पेरेंट्स क्या थे, तुम्हारे पेरेंट्स फ्रांस तुम्हें स्कूल भेजने के लिए क्या नहीं थे, वो रेडी नहीं थे। दे वॉन्टेड यू टू गो ऑन अ फार्म टू वर्क एंड अर्न मोर मनी, वो चाहते थे तुम्हें फार्म पर भेजना ताकि तुम कुछ और पैसे कमा लाओ, वो तुम्हें स्कूल भेजना ही नहीं चाहते थे। एंड आई हैव टू ब्लेम माई सेल्फ ऑल्सो, मैं भी अपने आप को ब्लेम करता हूं कि जब जब मुझे अपने फ्लास्क में पानी देना होता था तो मैं तुम लोगों के लेक्चर स्किप कर देता था, जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था तब मैं तुम लोगों की छुट्टी कर देता था। ये सारी चीजें, ये सारा रिग्रेशन, ये सारे ब्लेम, ये सारी चीजें वो एक के बाद बोलते चले जाते हैं, ठीक है। और इन लोगों को रियलाइज करा रहे हैं कि तुमने ये क्या किया, तुम लोगों की जो लैंग्वेज थी वो दुनिया की सबसे क्या थी, दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज थी। कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल है, ठीक है, यहां से ये उठाना, कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल कोई लैंग्वेज है तो वो कौन सी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है तो वो फ्रेंच है। ये सबसे क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है, एंड वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड द की, as they has hold fast to their language as it is if they had the key to their prison। इसको मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो he said what, कि हमारी जो लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, और जब तक हमें होल्ड है हमारी लैंग्वेज पर तो वो हमारे लिए क्या काम करेगी, की टू प्रिजन का काम करेगी, क्योंकि अब हम क्या हो चुके हैं, हम एनस्लेव्ड हो चुके हैं, हम बंदी हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। तो अगर हमें अपनी लैंग्वेज पर कमांड है तो हम अपनी उस बंदे से, मतलब उस स्लेवरी से क्या हो सकते हैं, उस स्लेवरी से निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने किसके बारे में समझाया, ये इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में समझाया। उसके बाद उन्होंने लेसन पढ़ाना शुरू किया। देखिए एज अ टीचर चाहे कुछ हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो एम हैमिल ने भी यही किया, कितने के बाद भी ही टॉट हिज लास्ट लेसन, उन्होंने अपना आखिरी अध्याय बहुत कामली और कूलली पढ़ाया, बहुत थॉरोली पढ़ाकर वो गए, और वो बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ा रहे थे कि आज बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा था। इवन फ्रांस रियलाइज कि आई एम गेटिंग एवरीथिंग, जो आज तक मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी। अरे तुमने दिल से पढ़ाई नहीं करी थी, तुम दिल से पढ़ाई करते तो हर दिन तुम्हें समझ में आता, ठीक है। चलिए तो यहां से हम वो मार्क कर लेंगे, वो जो पार्ट उन्होंने बोला है, ठीक है। वो कहता है इतना इजी था, सारी चीजें मुझे सब कुछ समझ में आ रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरे ऊपर से जा रहा था। वो इतने पेशेंसली समझा रहे थे, ऐसा समझा रहे थे जैसे कि वो सब कुछ
एक क्लास में हमको देकर जाना चाहते हैं। He want to set everything in our heads at one stroke। एक स्ट्रोक में वो हमारे दिमाग में सब बैठाना चाह रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमें ग्रामर पढ़ाई, हमारा फिर राइटिंग का एक लेसन, एक सेशन हुआ, ठीक है। एमएमएल हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर आए थे, यहां पर मार्क कर लीजिएगा। एमएमएल क्या लेकर आए थे? एमएमएल इनके लिए न्यू कॉपीज लेकर आए थे। उन न्यू कॉपीज पे कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस आल्सेस, फ्रांस आल्सेस। और वो उन्होंने पूरी किसमें बांट दी, और उन्होंने वो जो नोटबुक्स थी वो पूरे क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और बच्चों ने उनको अपनी डेस्क पर रख लिया। और डेस्क पर जब वो रख रहे थे बच्चे, तो ऐसा लग रहा था कि वो जो फ्रांस आल्सेस की नोटबुक्स हैं वो फ्लैग्स हैं, ना कि वो नोटबुक्स हैं, क्योंकि वो फ्लैग्स की तरह पूरे क्लासरूम में फ्लोट कर रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद बड़े लोग अपना राइटिंग का सेशन बड़े आराम से, बड़े पीसफुली कर रहे थे। क्लास में इतनी शांति थी, एवरीबडी वॉज इंडल्ज इन राइटिंग दैट दे हैड नो टाइम टू लुक एट व्हाट इज गोइंग इन द क्लास। दे ऑल वर बिजी एज इफ that they never wanted to leave it, ठीक है। जैसे वो चाहते थे कि हम छोड़े ही नहीं, हम बस पढ़ते ही रहें। इतनी शांति थी क्लास में, ठीक है। बच्चे भी क्या बना रहे थे, जो छोटे बच्चे थे वो क्या बना रहे थे, वो फिश हुक्स बना रहे थे। क्या बना रहे थे? फिश हुक्स बना रहे थे। और वो इतने इंटेंसली उस फिश हुक को ड्रॉ कर रहे थे कि जैसे वो फ्रांस का फ्लैग जो है वो ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। मीनवाइल ये सब चल ही रहा था क्लास में, सब लोग अपने काम में इंडल्ज थे। दे ऑल वर बिजी इन देयर वर्क, सब अपने काम में बहुत ही ज्यादा तरीके से डूबे हुए थे, कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा था। जबकि क्लास में बीटल्स आई, ठीक है, तब भी किसी ने अटेंशन नहीं दी। दे ऑल वर्क डूइंग देयर वर्क, सब लोग अपना काम कर रहे थे। फिर बीच में क्या हुआ कि रूफ पे यानी कि छत पर क्या हुआ, पिजन आया, वो कू कर रहा था इन वेरी लो साउंड। एंड फ्रांस थॉट टू माई हिमसेल्फ, will they make them sing in German even the pigeon। इस लाइन को मार्क कीजिए, लाइन से क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस ने ये क्यों कहा उसको, डव को देखकर, उस पिजन को देखकर कि will they make them sing in German as well। क्या ये लोग पिजन से भी क्या करवाएंगे, जर्मन में ही बात करवाएंगे। क्या कहने का मतलब था, अरे he was telling us के जब आप एनस्लेव्ड होते हो तो आपके ऊपर डोमिनेशन होता है, आपकी बॉडी पर डोमिनेशन होता है, लेकिन आपके थॉट्स पर, आपके इमोशन पर, आपकी फीलिंग्स पर क्या नहीं हो सकता, डोमिनेशन नहीं हो सकता। नोबडी कैन स्नैच योर फीलिंग्स फ्रॉम यू, कोई भी इंसान तुमसे तुम्हारी फीलिंग और इमोशन छीन नहीं सकता। तो वो यही कह रहा है कि इन कबूतरों को तो क्या सिखाया गया है, इन कबूतरों को तो कू करना सिखाया गया है, और वो भी उनकी खुद की लैंग्वेज में। तो क्या वो लोग इन कबूतरों पे भी अपना डोमिनेशन करेंगे? क्या वो लोग हम लोगों से भी हम लोगों की इमोशंस को छीन लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। वो भले ही हम बंदी हो गए हो, भले ही हम एनस्लेव्ड हो गए हो, लेकिन हम हमेशा क्या रहेंगे, हम हमेशा फ्रेंच पीपल ही रहेंगे, हम हमेशा फ्रेंच मैन ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब एमएमएल क्या कर रहा था, एमएमएल, ठीक है, पूरी क्लास में वो जब देख रहा था, वो राइटिंग कर रहा था फ्रांस, तो एमएमएल को बीच बीच में देख रहा था। एमएमएल अपनी चेयर पर मोशनलेस खड़े हुए थे एंड ही वाज टेकिंग द लुक ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास का लुक बड़े थॉरोली वो ले रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था ही जस्ट वांट टू सेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्लास इन हिज माइंड। ऐसा देख के लग रहा था कि वो क्लास का हर एक एस्पेक्ट अपनी दिमाग में बैठाना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट डे था ना उस इंसान का। उस इंसान ने अपने 40 साल दिए हैं। कितने साल दिए हैं? उस इंसान ने अपने 40 साल दिए हैं एक ही जगह पर। नाउ ही इज बाउंड टू लीव दैट प्लेस वेयर ही हैज स्पेंड हिज लाइफ टाइम। उसने अपनी आधी जिंदगी बिता दी, पूरी जिंदगी वहीं बिता दी। आज उसको वो छोड़कर जानी थी। उस शुरुआत से 40 साल में कुछ नहीं बदला। 40 साल में जो वॉलनट ट्री था वो गार्डन में बड़ा हो गया, ठीक है। 40 साल में जो वॉलनट ट्री था गार्डन में वो बड़ा हो गया, ठीक है, रूफ पर तक पहुंच गया। और जो
और क्या था, और होप वाइन जो था वो क्लास से ट्विंड होते हुए ऊपर तक निकल गया। ये सब उस पुअर मैन को छोड़कर जाना था। वो सुन रहा था बेचारा कि ऊपर उसकी जो सिस्टर हैं, एम हैमिल की जो सिस्टर हैं, वो ट्रंक्स पैक कर रही हैं, यानी कि बैग लगा रही हैं, क्योंकि कल उनको यहां से जाना है। इट वॉज ऑल सो मच डिस्ट्रैक्टिंग फॉर हु, फ्रांस एज वेल एज फॉर एम हैमिल। ठीक है, बट लास्टली उन्होंने अपना पूरा लेसन कवर किया, करेजियसली उन्होंने अपना पूरा लेसन कवर किया। बच्चों ने अपना लेसन कवर किया, किसमें, बच्चों ने अपना लेसन कवर किया बाबी बू में। ये लोग चैंट कर रहे थे बेबी अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। ओल्ड हॉसर भी पीछे बैठकर वो उन बच्चों के साथ इन लेटर्स को कोरसली रिपीट कर रहा था। उसको देखकर हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था। ये बड़ा ही स्ट्रेंज एक कंडीशन थी, एक बड़ा ही स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर था क्लास का, ठीक है। सब बहुत ज्यादा क्या थे, सब बहुत ज्यादा सैड थे। और फ्रांस को रियलाइज हुआ कि मैंने अपना जो लास्ट लेसन था वो कितना थॉरोली लर्न कर लिया। आज तक तो मैं अपना कोई लेसन लर्न ही नहीं कर पाया, लेकिन ये जो लेसन था ये मैंने बहुत थॉरोली लर्न किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है कि चर्च की जो बेल है वो रिंग करती है, एंजेलिस मतलब प्रेयर के लिए, ठीक है। और एट द सेम टाइम प्रूशियन सोल्जर जो थे वो ड्रिल कर कर लौट रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रूशियन सोल्जर है, ये जो लौट रहे हैं, ये बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि अब फ्रेंच पीपल का क्या हो गया है, फ्रेंच पीपल प्रूशियन का जो है डॉन हो रहा है, मतलब प्रूशिया का जो डॉन हो रहा है, मतलब वो उग रहा है, और फ्रेंच जो है वो डूब रहा है। तो प्रूशियन का डॉन हुआ और फ्रेंच का सेट हुआ, यानी कि वो डूब गया, राइट। चलिए, अब एम हैमिल अपनी चेयर पर खड़े होते हैं, बहुत पेल। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि मैंने आज तक उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा। अरे वो लंबे नहीं की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि इतना रिस्पेक्टफुली, इतना ऑनरेबल मैंने उनको आज तक नहीं देखा था अपने टीचर को। उनकी जो कद था, उनकी जो रिस्पेक्ट थी, आज वो मेरी नजर में और बढ़ गई थी। और लास्ट में एम हैमिल खड़े होते हैं और कहते हैं, वो कुछ कहने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो गला है वो चोक हो जाता है। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सैडनेस। ही वॉज सो डिजेक्टेड, बहुत दुखी थे, बहुत सैड थे कि उनका गला चोक हो जाता है। फिर वो टेबल से एक चौक उठाते हैं, बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं और अपनी पूरे करेज के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ लिख देते हैं, विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस जीता रहे। और उसके बाद वो बिना कुछ बोले जेस्चर के थ्रू, इशारे के थ्रू हमें बता देते हैं दैट स्कूल इज डिसमिस, स्कूल खत्म हो गया। So in this way we have complete our chapter, the last lesson. I hope you people have liked it. So what you have to do is you have to read once again your NCERT. जितना समझाया है, जो लाइनें मार्क करी हैं, प्लीज उनको मार्क कीजिएगा। Thank you all. God bless you, बेटा।